हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? जोरदार, बढ़िया चल रही है स्टडी। लास्ट लेक्चर है इस माइनर का अपना। कल वाले लेक्चर में आपको जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के विषय में बता दिया था। लास्ट में दो फॉर्मूले बताए थे मैंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। एक तो टाइप ऑफ फिनोटाइप, फिनोटाइप का प्रकार, लक्षण प्रारूप का प्रकार, उसका फॉर्मूला 2n+1 होता है। ठीक है, वहाँ पर n क्या था, नंबर ऑफ जीन हो जाती हैं। जैसे ह्यूमन का स्किन कलर 3 जीन के द्वारा कंट्रोल्ड है, तो टाइप ऑफ फिनोटाइप कितना बनेगा, 2 × 3+1 कितना बन जाएगा, 7 बन जाता है। ऐसे ही प्रत्येक प्रभावी एलील का योगदान कितना होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील कितना आता है, उसका फॉर्मूला था मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन बाई टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। सर्वाधिक प्रदर्शन क्या आता है, सबसे अल्पतम प्रदर्शन क्या आता है, उन दोनों को माइनस कर दो और अपॉन में बटे में क्या आ जाएगा, कुल प्रभावी एलील की संख्या आ जाती है। ठीक है, आज अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं इन दोनों के बेसिस पर। एक पादप है जो एबी जीन के लिए होमोजाइगस है। एक पादप एबी जीन हेतु समयुग्मजी है, होमोजाइगस है। ठीक है, और ये एबी जीन के लिए जो होमोजाइगस है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट दी हुई है 50 सेंटीमीटर। इसमें मिनिमम हाइट कितनी आती है, मिनिमम हाइट आती है इसमें कितनी, 20 सेंटीमीटर। ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, अब अपने को क्या करना है, प्रत्येक प्रभावी एलील का योगदान निकालना है और कुछ जीनोटाइप पादपों के उनकी हाइट अपने को निकालनी होती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है, कंट्रीब्यूशन कितना आता है, योगदान कितना आएगा, प्रत्येक प्रभावी एलील का योगदान। तो अपने को पता है एक पादप एबी जीन हेतु होमोजाइगस है। एबी जीन का होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, इस बात से मतलब निकल रहा है कि इसका जीनोटाइप है AABB। ए के लिए होमोजाइगस, अनोदर ए आ जाए, बी के लिए होमोजाइगस, एक और बी आ जाए, तो ये जीनोटाइप निकल गया। हाँ या ना? तो चारों ही डोमिनेंट एलील हैं, तो ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन कहलाएगा। और मिनिमम हाइट कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। तो योगदान कितना आता है, मैक्सिमम कितना 50, मिनिमम कितना 20 बटे 50 जिसका लिया है उसमें डोमिनेंट कितनी है, 1 2 3 4 सारी डोमिनेंट है, तो 4। तो ये कितना आ जाएगा, 30/4। और 30/4 कितना आता है, 7.5 आता है भैया सेंटीमीटर। एक डोमिनेंट एलील का योगदान कितना आ गया, 7.5। अब अपने से पूछ रहा है कि हाइट, निम्न पादपों की ऊंचाई, निम्न पादपों की हाइट कितनी होगी वो बतानी है अपने को। ठीक है, पहला है जैसे अपने से कह दिया AABB, इसकी हाइट बताओ। दूसरा कह दिया AABB, इसकी हाइट बताओ। तीसरा कह दिया अपने से AABB, इसकी हाइट बताओ। ये बताना है। तो आ जाओ, इसकी मैं बात करूं तो मिनिमम तो आएगा ही आएगा। मिनिमम कितना आएगा, कितना दिया हुआ है 20, तो 20 तो आएगा ही आएगा। डोमिनेंट कितनी है, 1 2 3, इसका मतलब +3 इंटू एक डोमिनेंट की वजह से 7.5 आता है, तो 3 डोमिनेंट को मल्टीप्लाई कर देना है 7.5 से। बोलो जी, 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 22.5 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 20 + 22.5 बराबर कितना आ गया, 42.5 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी इस पादप की। अरे ओके, ऐसे ये निकाल लो, देखें निकाल लिया, क्या आ जाएगा, मिनिमम तो आएगा ही आएगा, प्लस 2 डोमिनेंट है तो 2 इंटू मल्टीप्लाई 7.5, 15 होता है ना, तो 20 और 15 कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ अगर बात करूँ तो मिनिमम तो आएगा ही आएगा, 20 तो आएगा ही आएगा। डोमिनेंट 1 है तो 7.5 और जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा, 27.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, देखो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। एक
ट्राई हाइब्रिड प्लांट है जो 70 ग्राम वजन के फल पैदा करता है। त्रिसंकरित पुष्पादप है ट्राई हाइब्रिड प्लांट। फल का वजन कितना है? फल का वजन कितना आ गया? 70 ग्राम। मिनिमम कितना आता है वो भी दिया हुआ है। मिनिमम कितना आता है? 10 ग्राम आता है। ठीक है जी। क्या पूछ रहा है अपने से? पहली बात पूछ रहा है योगदान, कंट्रीब्यूशन। योगदान की अगर बात करूं तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब ये ट्राई हाइब्रिड है तो ट्राई हाइब्रिड का जीनोटाइप AA, BB, CC बनेगा। अब अपने को यही दिया हुआ है तो इसी को ही मैक्सिमम मानना है फिर अपने को। ठीक है, इसको मैक्सिमम माना तो कितना है? 70। तो योगदान मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना है? 10 बटे नंबर ऑफ डोमिनेंट। अब नंबर ऑफ डोमिनेंट यहाँ पर 6 मत ले लेना। आप कहोगे मैक्सिमम डोमिनेंट तो 6 आती है ना, 70 ग्राम इसका लिया है ना, तो इसमें ही डोमिनेंट कितनी है? 1 2 3। तो टोटल डोमिनेंट यहाँ पर कितनी है? 3 है। तो 70 माइनस 10 कितना हो गया? 60 बटे 3। और 60 बटे 3 कितना आता है बच्चों? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर हाइट नहीं लेनी है, ग्राम दिया हुआ है, फल के वजन की बात होगी। तो प्रत्येक प्रभावी एलील का योगदान कितना होता है? 20 ग्राम फल उत्पादित करना, ये इसका योगदान होता है। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 2 बात करते हैं कि अधिकतम वजन कितना आएगा? मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम वेट अधिकतम वजन आता है जब सारी ही एलील प्रभावी आ जाएं तो अधिकतम आ जाएगा। लेकिन सारी ही एलील प्रभावी आ जाएं AA, BB, CC। अब इस वाले केस में ये मत कर देना आप कि इसमें तो एक डोमिनेंट की वजह से 20 है तो 6 की वजह से 120। इसमें मिनिमम भी जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी मिनिमम जोड़ना पड़ेगा। यही खास बात है, इसीलिए ये करवाया है, क्योंकि कोई भी नस्ल हो उसमें अप्रभावी जो रूप होता है उसका प्रभाव जरूर आता है। ठीक है जी। तो इसमें भी जो है अप्रभावी का योगदान होता है। वैसे तो अप्रभावी योगदान देती नहीं है, लेकिन इस नस्ल की अगर बात करूँगा, किसी भी नस्ल की अगर बात करें, पॉलीजेनिक की बात करें, तो उसमें अप्रभावी का अंश आता है। तो 10 ग्राम तो आएगा ही आएगा, इसमें भी आएगा 10 ग्राम प्लस 6। डोमिनेंट कितनी है? 6 है, गुणा 20 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 130 ग्राम जो है वो इसका क्या आ जाता है? वजन आ जाता है। ठीक है, अब अपने से निम्न जीनोटाइप का क्या पूछ ले? वजन पूछ ले। जैसे पहले अपने को दे दिया सबसे पहला AA, BB, CC, इसका वजन बताओ। दूसरा कह दिया अपने से AA, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c, इसका बताओ कितना आता है। जैसे तीसरा कह दिया अपने से क्या? स्मॉल a, स्मॉल b, और क्या आ जाएगा? कैपिटल C, स्मॉल c, इसका वजन बताओ। तो इसके वजन की बात करूँ तो मिनिमम तो आएगा ही आएगा 10। डोमिनेंट कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 डोमिनेंट है। इसका मतलब 5 गुना 20, 5 गुना 20 100 प्लस 10 कितना आता है? 110 ग्राम। अरे कोई दिक्कत? इधर आ जाओ। मिनिमम तो आएगा ही आएगा। कितना आएगा मिनिमम? 10 प्लस यहाँ पर 1 2 डोमिनेंट है तो 2 इंटू 20 कर देना, कितना? 40। 40 प्लस 10 कितना होता है? 50 ग्राम आ जाएगा इसका वजन। यहाँ अगर बात करें तो देखें एक ही डोमिनेंट है, मिनिमम तो आएगा ही आएगा। कितना? 10। एक डोमिनेंट का कितना? 20। तो कितना वजन देगा ये? 30 ग्राम। 30 ग्राम फल जो है वो उत्पादित करेगा। ठीक है, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन निकालना होता है सबसे पहले, और जीनोटाइप के अकॉर्डिंग फिर अपने को जो पूछ रखा है वो निकालना होता है। क्लियर? तो ये अपने पॉलीजेनिक की बात होगी। बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। इसको नोट डाउन करें, मिटाएं इसको। कोशिका द्रव्यी वंशागति की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है इस माइनर का। हाँ, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इस माइनर में दिया जरूर हुआ है, लेकिन उसको लिंकेज के साथ, सहलग्नता के साथ पढ़ाया जाएगा। तो सहलग्नता पहले पढ़ना जरूरी है उससे, तो लिंकेज में पढ़ाएंगे उसको। ठीक है जी। किसको? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को, लिंग सहलग्न वंशागति को। यहाँ पर तो कोशिका द्रव्य वंशागति की बात करते हैं पहले।
लास्ट टॉपिक है इस माइनर का, और जो आपके शेड्यूल में एक दिया हुआ है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वो लिंकेज के साथ अगले माइनर में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस माइनर में नहीं आएंगे आपके। चलो बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कोशिका द्रव्य वंशागति। कोशिका द्रव्य वंशागति का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का योगदान होता है वंशागति में। अभी तक तो क्या देख रहे थे, केंद्रक में जो जीन पाई जाती है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, और वो जीन जो है वो एक्चुअल में एक डीएनए का खंड ही कहलाती है। तो न्यूक्लियस अगली जनरेशन में जाएगा तो अपने साथ में डीएनए लेकर जाएगा, डीएनए जाएगा तो उसके साथ में वो जीन भी जाएगी जिसको कैरियोजीन कहा जाता है। क्लियर। लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो यहाँ से जीन जाती है, साइटोप्लाज्म से जीन जाती है। अब बात आती है साइटोप्लाज्म में जीन कहाँ से आएगी, तो डीएनए केंद्रक में तो पाया ही जाता है, डीएनए कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित होता है। कहाँ पाया जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है इसको, ये कोशिकांगों में ऑर्गेनल्स में पाया जाता है, ठीक है जी। कोशिकांगों में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है वो ऑर्गेनेलर डीएनए कहलाता है। अगर वो पार्टिसिपेट करता है वंशागति में तो इसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसका मतलब केंद्रक से बाहर कोई डीएनए पाया जा रहा है वो वंशागति करवा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, बाह्य केंद्रकीय वंशागति, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, हाँ या ना। और एक चीज आपने पहले ही जनन के दौरान, रिप्रोडक्शन के दौरान पढ़ ली थी, जब भी दो गैमेट मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो नर युग्मक का तो केवल केंद्रक भाग ही अगली पीढ़ी में पहुंचता है, मादा युग्मक से जो है केंद्रक भाग तो आएगा ही आएगा, मादा युग्मक से कोशिका द्रव्य भी आगे आता है। तो कोशिका द्रव्य किसका आगे आया, मादा युग्मक का, इसलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मातृत्व वंशागति भी कहा जाता है, मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम और हैं, वो भी याद रखना। कौन सा डीएनए पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, केंद्रक के बाहर वाला, इसलिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहा जाता है इसको, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो जानते हो ना, वंशागति, वंशागति की बात हो रही है, बाह्य केंद्रकीय वंशागति या इसे ही मैटरनल मातृत्व, मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। सबसे पहले खोजा है किसने, कार्ल कोरेंस ने, सर्वप्रथम खोज, सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा है, कार्ल कोरेंस, सी कोरेंस, कार्ल कोरेंस के द्वारा खोजा गया है। क्या कहता है ये इसके अकॉर्डिंग, ये कहता है साहब एक कोशिका है, इस कोशिका में ये क्या पाया जा रहा है, ये इसका केंद्रक पाया जा रहा है, ठीक है। जैसे गैमेट की कोशिका, गैमेट ले लिया एक मैंने, ठीक है, और इंडिविजुअल सेल की अगर बात करता तो यहाँ पर डिप्लॉइड सेल 2n आ जाती। ये तो क्या हो गया इसका, न्यूक्लियस केंद्रक, ये क्या हो गया इसका, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। केंद्रक में जो जीन पाई जाती है, केंद्रक में क्या उपस्थित होगा, डीएनए, और डीएनए पर क्या पाई जाएगी, जीन, उसको क्या कहा जाता है, कैरियोजीन, ठीक है। और किसी भी कोशिका में सर्वाधिक जो जीन पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, कैरियोजीन। कुछ अल्प मात्रा में कौन सी होती हैं, साइटोप्लाज्मिक जीन भी उपस्थित होती हैं, तो ये मैक्सिमम प्रेजेंट होती हैं, मैक्सिमम अधिकतम मात्रा में पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, कोशिकांग उपस्थित होते हैं, और ये कोशिकांग कौन से हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे प्लास्टिड, ये कोशिकांग उपस्थित होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर भी
ऑर्गेनेल कोशिकांग डीएनए होता है, इनके अंदर भी डीएनए होगा, और उस डीएनए पर जो जीन होंगी वो क्या कहलाएंगी, यहाँ वाली तो कैरियोजीन कहलाती, यहाँ वाली प्लाज्मोजीन कहलाती हैं। क्या कहा जाता है बच्चों, इनको प्लाज्मोजीन कहा जाता है। कैरियोजीन अधिकतम मात्रा में होती हैं, ये वेरी लेस होती हैं, बहुत अल्प मात्रा में होती हैं। ये मोर अमाउंट में पाई जाती है कैरियोजीन, और ये बहुत अंश मात्रा में, अल्प मात्रा में उपस्थित होती हैं। एक कोशिका की जितनी भी प्लाज्मोजीन होती हैं उन सबको प्लाज्मोन कहते हैं। यहां से सवाल बनता है, एक कोशिका की सभी प्लाज्मोजीन क्या कहलाती हैं, प्लाज्मोन कहलाती हैं। एक कोशिका की सभी प्लाज्मोजीन क्या कहलाती हैं, प्लाज्मोन कहलाती हैं। प्लाज्मोन कहलाती हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस कैसे होता है उसका उदाहरण देख लें। जैसे नर युग्मक की बात करेंगे, मादा युग्मक की बात करेंगे। नर युग्मक की बात करूं तो ये तो इसका क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ये इसका गैमेट हो गया, ठीक है। मादा युग्मक की अगर बात करें तो मादा युग्मक में ये क्या हो गया, इसका केंद्रक हो गया, और ये इसका साइटोप्लाज्म कहला जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करूँ तो पार्टिसिपेट केवल ये तो अलग रह जाता है, कोशिका द्रव्य तो आएगा ही नहीं, केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से केंद्रक और यहाँ से केंद्रक, तो ये क्या बन जाएगा, 2n स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म आएगा वो साइटोप्लाज्म कहाँ से पहुँचता है, मादा युग्मक से, तो ये साइटोप्लाज्म किसका है, मादा युग्मक का। अब साइटोप्लाज्म के द्वारा वंशागति हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या केंद्रक के बाहर की जीन वंशागत हो रही है तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। क्लियर होगी। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये है 3 टाइप की। एक तो है ऑर्गेनेलर, कोशिकांगों के द्वारा इनहेरिटेंस हो जाए। एक है जिसमें कैरियोजीन शामिल होती है, प्लाज्मोजीन नहीं होती है, फिर भी उसको साइटोप्लाज्मिक इसलिए बोला है क्योंकि जो केंद्रक है मादा युग्मक का उसने एमआरएनए बना दिया, वो एमआरएनए देरी से अपने आप को प्रदर्शित करता है, और देरी से अपने आप को प्रदर्शित करता है तो वो साइटोप्लाज्म से होते हुए अगली पीढ़ी में पहुंचता है, और साइटोप्लाज्म से कोई जाएगा तो वो फिर क्या कहलाएगा, वो कोशिका द्रव्यी वंशागति कहलाती है, ठीक है। तो इसको प्री डिटर्मिनेशन कहा जाता है। और तीसरा टाइप जो है वो डोअर मॉडिफिकेशन बनता है। क्लियर, इसको नोट डाउन करें, फिर एक फ्लो चार्ट पहले बनाकर मैं आपको सिखा देता हूं और उसके बाद अलग अलग एक एक की बात करेंगे अपन। इसको नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों, कोशिका द्रव्यी वंशागति साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के 3 प्रकार बनाकर आपको एक साथ बता दिए हैं मैंने, फिर एक एक देखते हैं, पहले इनको तीनों को समझ लो। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को 3 प्रकार में किस किस रूप में बांटा है, कोशिकांग वंशागति, इसको ट्रू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। सत्य रूप से साइटोप्लाज्म के द्वारा, साइटोजीन के द्वारा ये इनहेरिटेंस, ये वंशागति देखी जाती है। बाकी दोनों प्री डिटर्मिनेशन और डोअर मॉडिफिकेशन ये कौन सी हैं, फॉल्स साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाती हैं, कूट कोशिका द्रव्यी वंशागति कहलाती हैं, ठीक है। इनको बोलेंगे फॉल्स साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आगे चलकर बताएंगे। इसमें तो कैरियोजीन सम्मिलित होती है, इसमें ना साइटोजीन होती है ना ही कैरियोजीन होती है, आगे चलकर बताएंगे। अभी सबसे पहला देखो, कोशिकांग वंशागति, ट्रू साइटोप्लाज्मिक बोला है, कोशिकांगों के द्वारा ये वंशागति देखी जाती है। कोशिकांग कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के द्वारा। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, प्लास्टिड के द्वारा 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। ये जो उदाहरण यहाँ पर लिखे गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मक्के में नर बंध्यता जो होती है वो किसके द्वारा होती है, प्लास्टिड के द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इस प्रकार का सवाल बनेगा। ईस्ट में पेटाइट रूप और न्यूरोस्पोरा में पोकी रूप। तो मक्के में नर बंध्यता ईस्ट और न्यूरोस्पोरा का क्या आ जाएगा, पेटाइट और पोकी फॉर्म। ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इनहेरिटेंस देखा जाता है, इनका वंशागति देखी जाती है। प्लास्टिड के द्वारा वंशागति की बात करें तो 3 एग्जाम्पल आ जाएगा। मिराबिलिस जो आपको पहले भी पढ़ाया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और पादपों में एल्बिनिज्म, रंजकहीनता, और मक्के में आयोजैप वंशागति।
ये 6 एग्जाम्पल जो है ये आपको याद रखने हैं। कौन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा 3 है, प्लास्टिड के द्वारा 3 है। प्लास्टिड के द्वारा 3 कौन से हैं ये याद रखना है आपको, सवाल यही बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा 3 कौन से हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मक्के में नरबंध्यता। तो मक्के में नरबंध्यता की बात करें तो मेल जो है वो गैमेट का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं कर पाता है। केवल इतनी बात याद रखनी है आपको, केवल एग्जाम्पल याद रखें इसका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ईस्ट में पेटाइट और न्यूरोस्पोरा में पोकी रूप, ये क्या होते हैं, ये 2 फॉर्म हैं किसकी, ईस्ट और न्यूरोस्पोरा की, जो धीमे धीमे वृद्धि करती हैं। बाकी रूपों की कंपेरेटिवली अपेक्षाकृत अगर बात करूं तो धीमे धीमे वृद्धि करने वाले रूप इनके क्या कहलाते हैं, पेटाइट और पोकी फॉर्म कहलाती हैं। और ये धीमे वृद्धि क्यों करती हैं, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का उत्परिवर्तन हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन हो जाता है। तो ये जो दोनों ही रूप हैं पेटाइट और पोकी फॉर्म, ये कौन से रूप हैं, धीमे वृद्धि करने वाले रूप हैं। ठीक है, स्लो ग्रोविंग फॉर्म है। स्लो ग्रोविंग फॉर्म ये कहलाती हैं। और इनके धीमी वृद्धि का कारण क्या है, ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रियल उत्परिवर्तन के कारण। माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन के कारण। ये देखा जाता है साहब। ठीक है, मिराबिलिस में पत्ती का रंग, तो मिराबिलिस में पत्ती के कलर की अगर बात करें तो 3 टाइप का लीफ का कलर आता है। ग्रीन लीफ आती है, ऐसा किसके कारण होता है, उसमें प्लास्टिड कौन सा पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। पीली पत्ती होती है, पेल कलर की होती है, पेल कलर बोलो या पीला बोलो एक ही बात है, वो किसके कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। और तीसरा जो कलर आता है पत्ती का वो आता है वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का मतलब भिन्न भिन्न रूप की, भिन्न भिन्न कलर की जो पत्तियां हैं वो उत्पन्न होती हैं। और वेरीगेटेड में दोनों ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी पाया जाता है। पादपों में रंजकहीनता, इसमें क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब क्लोरोफिल अगर नहीं बनेगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो ये जो रूप बनता है ये लीथल रूप कहलाता है, इसका मारक रूप कहलाता है। ठीक है, ऐसे वाले केस में जो है पादप की मृत्यु हो जाती है। इसको मैं डिटेल से क्रॉस करके आपको दिखाता हूं। ये पादपों में अल्बिनिज्म, इसमें एक चीज याद रख लेना, क्लोरोफिल अनुपस्थित। क्लोरोफिल अब्सेंट होता है भैया यहाँ पर। ठीक है, और मक्के में आयोजैप वंशागति, आयोजैप वंशागति, एक पत्ती जो है उसमें अलग अलग रंग की धारियां होती हैं, हरे रंग की धारी भी होती है, पीले रंग की धारी भी होती है, सफेद रंग की धारी भी होती है। और ये कहाँ से लिया गया है ये नाम, आयोडोंट जैपोनिका, मक्के की एक किस्म है आयोडोंट जैपोनिका, उसमें इस प्रकार के पत्ती का कलर देखा जाता है। ठीक है, तो आयोडोंट जैपोनिका में, आयोडोंट जैपोनिका भिन्न रंग की धारियां, और ये भिन्न रंग की धारियां कहाँ पाई जाती हैं, लीफ में प्रेजेंट होती हैं, पत्ती में उपस्थित होती हैं। बात करेंगे मिराबिलिस में पत्ती का रंग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो को रोककर नोट डाउन किया, चलें आगे। इसमें किसको समझना है अपने को, मिराबिलिस में पत्ती का रंग। कार्ल कोरेंस ने इसको डिस्कवर किया था इसी मिराबिलिस में ही। आ जाए बात करते हैं मिराबिलिस में पत्ती का कलर। पत्ती का रंग, ठीक है जी, कैसा कैसा कलर होता है, हरा होता है, पीला होता है, पीले को पेल कलर कहते हैं,
और भिन्न भिन्न रंग होते हैं, वेरीगेटेड कहा जाता है। वेरीगेटेड का मतलब क्या है? भिन्न भिन्न, भिन्न रंग की पत्तियां बनती हैं। ठीक है, हरा कलर किसके कारण बनता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। ये किसके कारण है? ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है। इसमें दोनों ही प्रकार का पाया जाता है, क्लोरो प्लस ल्यूको दोनों प्रेजेंट होते हैं। दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, अब दो केस बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक को लेते हुए क्रॉस करवाना है। पहला ये बनेगा ग्रीन, हरा, दूसरा हो जाएगा पेल कलर, हल्का पीला, तीसरा हो जाएगा भिन्न भिन्न रंग की पत्तियां, वेरीगेटेड। ठीक है जी, यहाँ पर 4, 5, 6, इनमें भी यही आएगा ऑर्डर। ग्रीन आ जाएगा, पेल आ जाएगा, वेरीगेटेड आ जाएगा, और 7, 8, 9 इनमें भी सेम आ जाएगा क्रम, ग्रीन, पेल और वेरीगेटेड। ठीक है जी, अब मादा युग्मक कैसा हो? इन तीनों में तो कर दो ग्रीन सबसे पहले, और इधर लक्षण कौन सा आएगा? पेल, मादा की तरफ से, तीनों में ही पेल आ जाएगा। और यहाँ अगर बात करें तो वेरीगेटेड। ठीक है, अब फीमेल गैमेट ग्रीन, हरे रंग का लक्षण जो है वो वंशागति दर्शा रहा है, तो प्रोजेनी में, संतति में कलर कैसा आएगा? ग्रीन ही आएगा। तो प्रोजेनी संतति की बात करें, नर युग्मक ग्रीन के लिए, मादा युग्मक ग्रीन के लिए ये क्या बनेगा? ग्रीन बनेगा। नर पेल के लिए ये ग्रीन है तो ये ग्रीन बनेगा, क्योंकि मात्रात्मक वंशागति देखी जाती है यहाँ पर, मातृत्व वंशागति, मैटरनल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो ग्रीन ही बनेगा। अब फीमेल गैमेट इसमें भी ग्रीन है तो ये ग्रीन बनेगा। यहाँ पर देखो तीनों ही केसेज में पेल है, तो क्रॉस चाहे किसके साथ ही हो, तीनों ही केसेज में कलर कैसा बनेगा? यहाँ पर पेल बनेगा। यहाँ पर एक चीज याद रखना, अगर फीमेल गैमेट कौन सा लक्षण ले जा रहा है? वेरीगेटेड, भिन्न भिन्न रंग की पत्तियों का रंग को प्रदर्शित अगर करता है, तो इनमें पत्तियां हरे रंग की भी बन सकती हैं, पीले रंग की भी बन सकती हैं, भिन्न भिन्न रंग की भी बन सकती हैं। तो इन तीनों ही केसेज में पत्तियां कैसी बन सकती हैं? ग्रीन भी बन सकती हैं, पेल भी बन सकती हैं, या वेरीगेटेड भी बन सकती हैं भैया। ठीक है, तो ये अपना जो सत्य कोशिका द्रव्य वंशागति थी, ट्रू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, उसमें एग्जांपल अपने मिराबिलिस में पत्ती का रंग जो है उसको लेकर ठीक सा वर्णन कर दिया। क्लियर होगी? तो ये तो हो गया अपना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कौन सा? कोशिकांग वंशागति। नंबर 2 बात करेंगे किसकी? प्री डिटर्मिनेशन की, पूर्व निर्धारण की। ठीक है, पहले इसको ड्रॉ करें, उसके बाद प्री डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। हाँ बच्चों, कोशिकांग के द्वारा वंशागति अपने देख ली। अब कोशिका द्रव्य वंशागति में नंबर 2 प्री डिटर्मिनेशन, पूर्व निर्धारण की बात करते हैं। इसमें साइटोजिन अनुपस्थित होती है, साइटोजिन का कोई भी रोल नहीं है। ये वंशागति किसके कारण है? न्यूक्लियर जीन के कारण है। अब न्यूक्लियर जीन के कारण वंशागति है, लेकिन ये न्यूक्लियर जीन का जो उत्पाद है, वो उत्पाद कौन सा? mRNA, वो अगली पीढ़ी में किसके द्वारा पहुंच रहा है? मादा युग्मक जो है उसके कोशिका द्रव्य के द्वारा उसका स्थानांतरण हो रहा है, और कोशिका द्रव्य के द्वारा स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए इसको किस में रखा गया है? कोशिका द्रव्य वंशागति में रखा गया है। अगर mRNA नहीं बनता और केंद्र की जो DNA है उसके द्वारा ही वंशागति हो जाती, तो वो तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहलाता, केंद्रीय वंशागति कहलाती। लेकिन वहां से केंद्रक से mRNA बनकर कहाँ आ गया? कोशिका द्रव्य में आ गया है, और अब इस कोशिका द्रव्य से ये मादा युग्मक से होता हुआ अगली पीढ़ी में जाएगा, इसलिए किस में शामिल किया है इसको? कोशिका द्रव्य वंशागति में। मादा युग्मक द्वारा mRNA अगली पीढ़ी में पहुंचता है। अब मादा युग्मक के कौन से भाग के द्वारा mRNA पहुंचता है? कोशिका द्रव्य के द्वारा। अतः
न्यूक्लियर जीन का प्रदर्शन देरी से होता है। इसी कारण न्यूक्लियर जीन जो है वो अपने आप को लेट एक्सप्रेस करती है, क्योंकि एमआरएनए गया है, उस एमआरएनए के पास में सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं जब ग्रहण की जाएंगी कोशिकांगों के द्वारा तब जाकर उसका प्रदर्शन आएगा। कोशिका द्रव्य द्वारा एमआरएनए की वंशागति होती है, अतः मादा का जीनोटाइप जो है वो संतति में प्रदर्शित होता है। क्योंकि एमआरएनए जो आया है वो बनकर कहाँ से आया है, केंद्रक के डीएनए से वो बनकर आया है भैया, वहां से वो उसका प्रोडक्ट बना है। तो एक्चुअल में तो जो मदर है उसका जो जीनोटाइप है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा किसमें चलकर, संतति में। किस रूप में, फिनोटाइप के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है। इसका उदाहरण है घोंघे में जो कवच कुंडलन होता है, उसका कवच जो होता है उसमें जो कुंडलन पाया जाता है वो इसका उदाहरण बनता है। दो प्रकार का ये कवच कुंडलन यहाँ पर देखा जाता है। एक राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, इस टाइप का एक कुंडलन तो ये पाया जाता है, और एक कुंडलन लेफ्ट हैंडेड होता है, एंटी क्लॉकवाइज टाइप का होता है, इस प्रकार का कुंडलन पाया जाता है। ठीक है, तो राइट हैंडेड को डेक्स्ट्रल कहते हैं, लेफ्ट हैंडेड को सिनिस्ट्रल कहते हैं। डेक्स्ट्रल को कंट्रोल करने वाली जो एलीलिक फॉर्म है वो कैपिटल डी है, और लेफ्ट हैंडेड के लिए, सिनिस्ट्रल के लिए स्मॉल डी है। लेकिन ये कैपिटल डी और स्मॉल डी अपने आप को प्रदर्शित इस रूप में, डेक्स्ट्रल के रूप में, सिनिस्ट्रल के रूप में कहाँ करते हैं, केंद्रक में करते हैं। लेकिन जब ये एमआरएनए बना देंगे तो फिर इनका ये जो कैपिटल डी और स्मॉल डी रूप है ये डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल को ही कोड करें, ये जरूरी बात नहीं है। ठीक है, तो संतति में जो एक्सप्रेशन आएगा, संतति में जो फिनोटाइप आएगा वो किसका रूप होता है, वो मदर का जैसा जीनोटाइप होता है वही रूप संतति में फिनोटाइप के रूप में प्रदर्शित होता है। इसके दो केस मैंने बनाए। पहले वाला केस देखें, यहाँ पर नर है, ये मादा है। नर को क्या बोला है, स्मॉल डी स्मॉल डी। अब नर स्मॉल डी है, इसका मतलब केंद्रक जीन के कारण ही है ये, और केंद्रक जीन के कारण है, इसका मतलब ये कैसा है, सिनिस्ट्रल है। ठीक है जी, यहां पर ये केंद्रक जीन के कारण है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, डेक्स्ट्रल हो जाएगा। संतति कैसी बनी है, स्मॉल डी। इसको देखने से लग रहा है कि ये कैसी संतति है, सिनिस्ट्रल है। लेकिन एक ही बात याद रखनी है, मादा का जीनोटाइप किसमें प्रदर्शित होता है, संतति में। मादा के केंद्रक के अनुसार ये क्या रूप बनता है, ये डेक्स्ट्रल बनता है, और ये डेक्स्ट्रल का इंफॉर्मेशन एमआरएनए के द्वारा साइटोप्लाज्म में आ गई। तो डेक्स्ट्रल जो रूप साइटोप्लाज्म में जो आ गया एमआरएनए के रूप में, वो यहां अपना फिनोटाइप दर्शाएगा। तो ये कैसा बनेगा, ये डेक्स्ट्रल बनेगा। ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखकर यहां नहीं बता सकते हो संतति में जो फिनोटाइप आएगा वो क्या होता है, वो माता का जीनोटाइप कहलाता है। अब यहां पर फिनोटाइप क्या होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, इसकी जो मदर है उस मदर का जीनोटाइप क्या रहा होगा। इसका मतलब किसी भी संतति का फिनोटाइप उससे की माता जो है उसके जीनोटाइप के ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आ गई। यहां अगर बात करूं, ऐसा क्रॉस हुआ और बन क्या गया, कैपिटल डी स्मॉल डी। देखने से लग रहा है कि ये डेक्स्ट्रल है, लेकिन मैंने क्या कहा था, मदर का जीनोटाइप क्या है, सिनिस्ट्रल। वो प्रदर्शित होता है किसमें, संतति में। यहां मदर का जीनोटाइप कैसा आ रहा है, सिनिस्ट्रल, और इस यहां पर फिनोटाइप क्या प्रदर्शित हो जाएगा, सिनिस्ट्रल आ जाएगा। कैपिटल डी होते हुए भी क्या प्रदर्शित हो रहा है, सिनिस्ट्रल, क्योंकि मदर का जीनोटाइप संतति में फिनोटाइप के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है भैया, तो ये प्री डिटर्मिनेशन हो गया। लास्ट बात करेंगे डुअर मॉडिफिकेशन की, इसको नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों बात करते हैं कोशिका द्रव्य वंशागति में नंबर 3 प्रकार, डुअर मॉडिफिकेशन, डुअर रूपांतरण। इसमें ना तो साइटोजीन शामिल है और ना ही इसमें न्यूक्लियर जीन शामिल है, दोनों का ही योगदान नहीं है। जो लक्षण आएगा वो लक्षण किसकी वजह से आता है, कोशिका द्रव्य में कोई बाह्य संरचना पाई जाती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उपस्थित होती है, और ये बाह्य संरचना कैसी होती है, स्वगुणन करने वाली सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर ये कहलाती है। तो ये बाह्य स्ट्रक्चर को यहाँ लिख रहा हूँ, कैसी स्ट्रक्चर है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। स्वगुणन करने वाली ये संरचना कहलाती है। ये बाह्य संरचना कोई पैरासाइट परजीवी हो सकता है, या फिर कोई सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सहजीवी सूक्ष्मजीव भी हो सकता है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हैं इसके, कौन कौन से, ड्रोसोफिला में सिग्मा कण,
ड्रोसोफिला में सिग्मा कण पाया जाता है तो ये CO2 संवेदनशीलता दर्शाता है, और सिग्मा कण अगर नहीं पाया जाएगा तो ये CO2 प्रतिरोधकता दर्शाता है। CO2 कण मिलेगा तो CO2 के प्रति, CO2 की सांद्रता के प्रति संवेदनशीलता इसमें उपस्थित होगी, और अगर सिग्मा कण नहीं है तो CO2 के प्रति ये प्रतिरोधकता दर्शाता है। ठीक है जी। पहला वाला केस नर है मादा है, ये नर हो गया गैमेट, ये मादा गैमेट हो गया। लेकिन मादा गैमेट में आप देखें साइटोप्लाज्म में क्या पाया जा रहा है, ये सिग्मा पार्टिकल पाया जा रहा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा कण की उपस्थिति है। ठीक है जी। और अपने को पता है जब गैमेट फ्यूज होंगे तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म कहाँ से आएगा, मादा से आएगा, और मादा का साइटोप्लाज्म अगर यहाँ पहुँचता है तो ये सिग्मा कण भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस हो रहा है, साइटोप्लाज्म वंशागति हो रही है भैया, किसकी, सिग्मा पार्टिकल की। ठीक है। तो इस वाले केस में, पहले वाले केस में संवेदनशील कौन था, CO2 सेंसिटिव कौन था, जिसमें सिग्मा पार्टिकल पाया जा रहा था, मादा संवेदनशील थी, तो संतति भी कैसी बनती है, CO2 सेंसिटिव। ये कैसा है, CO2 सेंसिटिव, CO2 संवेदनशील, और ये भी कैसा है, CO2 संवेदनशील बनता है। यहां दूसरे केस में अगर बात करें, नर क्या है, CO2 सेंसिटिव है, मादा CO2 सेंसिटिव नहीं है, तो नर का तो कोशिका द्रव्य यहां आएगा नहीं, कोशिका द्रव्य नहीं आएगा तो ये कैसा बनेगा, CO2 रेजिस्टेंट बनेगा। ये कैसा है, CO2 सेंसिटिव, और CO2 सेंसिटिव है, ये सिग्मा पार्टिकल यहां पहुंचेगा नहीं। ये साइटोप्लाज्म तो किसका आता है, मादा का साइटोप्लाज्म आता है, ये साइटोप्लाज्म आता है यहां से। तो मादा कैसी है, CO2 रेजिस्टेंट, तो संतति भी कैसी बनेगी, CO2 रेजिस्टेंट ही बनेगी। क्या बात समझ में आ गई भैया। तो ये तो बात थी अपनी किसकी, ड्रोअर मॉडिफिकेशन किस में देखा है, ड्रोसोफिला में अपन ने सिग्मा पार्टिकल की बात की है। अब पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल की बात करते हैं। पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल के आधार पर दो प्रकार के पैरामीशियम हैं, जिसमें कप्पा नहीं पाया जाए वो तो संवेदनशील होता है, और जिसमें कप्पा पाया जाता है उसको किलर स्ट्रेन कहा जाता है, मारक रूप कहा जाता है। अगर कोई पॉपुलेशन है कौन से पैरामीशियम की, सेंसिटिव पैरामीशियम की, संवेदनशील पैरामीशियम की, उसमें अगर कुछ मारक रूप को छोड़ दिया जाए तो वहां कुछ समय बाद जो है वो मारक रूप ही बचेगा, जो संवेदनशील है उसको मार देता है। कौन सा, जिसमें कप्पा पार्टिकल पाया जाता है। क्लियर। तो कप्पा पार्टिकल मारक रूप कहलाता है, एक जहरीले पदार्थ का स्रावण करता है। उस जहरीले पदार्थ का नाम क्या है, पैरामीसिन। इसको भी पूछ लिया जाता है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस जो सीक्रेट होता है किसके द्वारा, जो किलर स्ट्रेन होती है पैरामीशियम की, उसके द्वारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट होता है वो क्या कहलाता है, पैरामीसिन कहलाता है। संवेदी रूप को क्या कर देता है, ये मार देता है। ठीक है जी। और इसका इनहेरिटेंस किसके द्वारा हो रहा है, वही साइटोप्लाज्म के में ये पाया जा रहा है कप्पा पार्टिकल, और साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला ये कप्पा पार्टिकल ये भी कैसा है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, स्वगुणन करने वाला कहलाता है। ठीक है। तो ये आज अपना कोशिका द्रव्य वंशागति के साथ माइनर 1 का सिलेबस पूरा होता है। माइनर 1 में शेड्यूल में आपके एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दिया हुआ है, जो लिंकेज आपको सहलग्नता जब पढ़ाएंगे उस समय सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बातें भी करेंगे। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, वो उस समय ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पढ़ाने को यहाँ पढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पढ़ाया जाएगा उसको सहलग्नता के दौरान। ठीक है बच्चों। तो अपन ने 12 लेक्चर के दौरान जो जो भी नोट्स बनाए, न्यूमेरिकल्स आपने सारे किए ही हैं, और एनसीईआरटी से जो है वो लाइन टू लाइन आपको फोकस करना है भैया। पेपर नीट का एनसीईआरटी में से ही बनना होता है, तो एनसीईआरटी ये मानकर चलो गीता है अपने आप में। ठीक है। तो उस एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन जो है वो घोटना है आपको। अरे घोटा मारना जानते हो ना, घोटा मारना मतलब है उनको याद करने से तात्पर्य। ठीक है। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, मिलते हैं माइनर के बाद। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।